हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। एंड जो आपका आज का लेक्चर रहने वाला है वो लेक्चर उनके लिए है जो कि आप यूपीएससी के लिए तैयारी करने वाले हो एंड आपको बिल्कुल भी कुछ आइडिया नहीं है, ज़ीरो पता है, मतलब एकदम जो बोलते हैं ना बेसिक बेसिक लेवल से हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड अगर आप प्रो हो, ठीक है, आपने बहुत बार एग्जाम दे दिया, तो आप तब भी आप देख सकते हो। इसलिए आप इसको पूरे लेक्चर को रेफर करो कि आपने गलती कहाँ पे किया, वो आपको समझ में आ जाएगा, आप कहाँ से क्या चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो। सो ये पूरा लेक्चर जो है वो आपको सिलेबस कैसे रहने वाला है, क्या अप्रोच होना चाहिए, कौन कौन से बुक लिस्ट होने चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत उसी में आती है। अगर आप देखोगे तो हर जगह आपको हर तरह का सजेशन मिल जाता है एंड आपको पता ही नहीं होता कि आपको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है। बहुत सारे मल्टीपल रिसोर्सेज आप क्या कर लेते हो, ले लेते हो, एंड फिर वो लास्ट में ऐसा होता है कि आपका ज़िंदगी का 10 साल, 6 साल, 8 साल ऐसे निकल जाता है एंड आपको रियलाइज़ होता है कि आपने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो इसमें क्या प्लान बी रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, भी बहुत सारे सवाल होते हैं, किस तरह से चीज़ों को डील किया जाए। ये तैयारी जो है अपने आप में काफ़ी आपको रिगरस तैयारी होता है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो उस टाइम पे, क्या क्या चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो सवाल यही होता है कि जो जिन्होंने तैयारी अभी तक नहीं स्टार्ट किया, जो अगले बार एग्जाम देने वाले हैं, एंड उनको कैसे क्या कहाँ से चीज़ें स्टार्ट करना है, क्योंकि आपको नहीं पता, एनालाइज ही नहीं कर पाते तैयारी कहाँ से शुरू किया जाए। एंड एकदम सबके बाद में बहकावे में बिल्कुल नहीं आने की ज़रूरत है। आप पूरा जो वो चीज़ें आपको एकदम रिसर्च करके लाया गया कि कैसे आपको चीज़ों को देखना है, टैकल करना है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है वो है आपका कंप्लीट डिटेल सिलेबस। सिलेबस पे एकदम पकड़ होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको जाना है कहाँ पे, बैटल ग्राउंड में जाना है, आपको युद्ध लड़ना है। सो अगर आप बैटल ग्राउंड में जाते हो और आपको पता ही नहीं, टेक्निक ही नहीं पता है कि इस पूरे लड़ाई को लड़ना कैसे है, तो फिर आप बार बार हार के ही वहाँ से आने वाले हो। सो अगर देखा जाए तो ये पूरा युद्ध जो है आपका यूपीएससी का एग्जाम जो क्लियर करना है, उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए एंड सेम टाइम पे आपको PYQ, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये दोनों के बिना अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो बिना सिलेबस, अब बहुत लोग बोलते हैं कि सिलेबस में तो सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, सब कुछ नहीं दिया हुआ, आपको देखना पड़ेगा कि उसमें सिलेबस में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है, वो कनेक्शन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसलिए पहले आपको सिलेबस जाना बहुत ज़रूरी है। तो सिलेबस में हम लोग देखने वाले, अभी तक अगर आपको पता है बेसिक सी चीज़ें, तो ये पता है कि 3 लेवल का एग्जाम होता है, ठीक है, और ये 3 लेवल का एग्जाम है। तो अगर आपके अंदर मेहनत की क्षमता है, अगर आप मेहनत कर सकते, हार्ड वर्किंग हो, तो आप तो पहुंच जाओगे फाइनल तक और अपना जो है सीट भी पक्का करोगे। बट अगर आप पहले से ही, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़रूरी है वो आपका है माइंडसेट। आप कैसे चीज़ों को इसमें सर्वाइव कैसे करने वाले हो, आपकी पूरा लंबा जो गेम है उसको कैसे प्ले करने वाले हो, क्योंकि सब बोलते हैं इसको मैराथन के जैसे देखते हैं, आप थोड़ा छोटा छोटा स्टेप आपको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन में आप बहुत लंबा दौड़ लोगे और उसके बाद फिर सोते रह जाओगे। तो कंसिस्टेंसी इसमें चाहिए होता है, तो उसको कैसे मेंटेन करना है। तो सिलेबस सबसे पहले आपको याद रखना 3 स्टेप है। प्री होता है, ठीक है, मेंस होगा एंड पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, जिसमें आपको इंटरव्यू वगैरह किया जाता है। तो पहले ऐसे नहीं कि बहुत सारे लोग इंटरव्यू के लिए तैयारी करना शुरू कर देते, ठीक है, बहुत सारे लोग जो है वो इंटरव्यू तैयारी कर लेते हैं बट प्री ही नहीं निकल नहीं पाता। ठीक है, सो प्री के लिए सबसे, क्योंकि गेटवे तो आपका यही है ना, गेटवे आपका जो है वो प्रमुख द्वार जो है इस पूरे एग्जाम में एंट्री करने के लिए, वो आपका प्री है। एंड प्री अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा, ठीक है, मेंस, ठीक है, लिखने की जिनको आदत है, मेंस में आप लिख तो सकते हो, ठीक है, अगर आपने पढ़ाई कर लिया तो आपको लिखने की और उसमें थोड़ा टाइम का दिक्कत होता है। बट प्री में प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें आपको सवाल जो अगर देखोगे आप तो बहुत ही वेरिएशन आगे वेरिएशन आ रहा है इसमें, बहुत अलग तरीके का सवाल पूछा जा रहा है और बहुत सारे लोग प्री ही नहीं क्वालिफाई कर पा रहे। ठीक है, सो उसका रीज़न क्या है, नहीं है, वो हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। तो जो है सबसे पहले प्री के बारे में देखते हैं, ठीक है, एंड इसके अलावा ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन से सीट है। ठीक है, जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जब क्वालिफाई कर जाते पूरे एग्जाम को, सो आपको कौन कौन से रैंकिंग, तो बहुत सारे इसमें पोस्ट रिलीज होता है जिसमें बहुत सारे लोगों का IAS होता है, ठीक है, IPS होता है, IFS होता है, IRS होता है। ये तो टॉप मोस्ट है जिसमें सबको चाहिए ही चाहिए होता है। स्टेजेस में देखा जाए तो प्री है, मेंस है, पर्सनैलिटी, इंटरव्यू। जो प्री वाला है वो क्वेश्चन वगैरह आपने देखा होगा, क्वेश्चन नहीं भी देखा तो इसको थोड़ा एकदम डेप्थ में जाके देखते हैं। प्री आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है, MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, 4 ऑप्शन होते हैं एंड चारों ऑप्शन जो होते हैं वो अपने आप में इतना क्लोज होता है कि आपको लगेगा ये भी आंसर हो सकता है, वो भी आंसर हो सकता है। सो ये प्रॉब्लम है आपका। ऑब्जेक्टिव में सही है तो सही है, नहीं सही है तो फिर आप वहाँ से रफा दफा हो जाओगे। 2 पेपर होता है प्री में आपका, एक होता है क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है, जो पेपर होता है आपका उसमें एक क्वालिफाइंग नेचर होता है, दूसरा जो होता है वो आपको क्या हो जाता है, कंपलसरी है कि उसमें आपको स्कोर, क्योंकि कट ऑफ आपका उसी बेसिस पे बनता है। ठीक है, फिर अगर मेंस में देखा जाए तो मेंस आपका डिस्क्रिप्टिव होता है
इसमें आपको लिखना पड़ता है टोटल, अब इसका भी सिलेबस देखने वाले, बस मैं बता रही हूँ टोटल आपको 9 पेपर होता है। एंड इंटरव्यू अगर देखा जाए तो ये आपका 275 नंबर का होता है। यहाँ पे आपको पूरा आपकी जो पर्सनैलिटी है, ठीक है, आपका जो व्यक्तिगत है, आप किस तरह से चीज़ों को सोचते हो, आपका किसी भी चीज़ को लेके नज़रिया क्या है, आप कैसे, क्योंकि आपको केस स्टडी भी वहाँ पे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिया जाता है कि आपको किसी सिचुएशन में डाला जाएगा तो आप कैसे वहाँ पर रिएक्ट करते हो, ये सारी चीज़ें यहीं पे आपकी जो है वो चेक होती है। तो ये 275 नंबर का है, ठीक है। बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पहले जो 2 स्टेप है उसको उस पर कमांड करना। प्री देखते हैं। सो प्री में आपका जो पहला पेपर होता है जिसको जीएस के नाम से जानते हो आप लोग, जनरल स्टडीज, ठीक है, ये टोटल कितने मार्क्स के होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, 200 नंबर का होता है एंड 100 क्वेश्चन होते हैं। तो मतलब ईच क्वेश्चन 2 नंबर के हैं। एंड यहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी आती है, क्योंकि इसमें जीएस में हमें ये नहीं होता है कि एक सब्जेक्ट तो पढ़ना नहीं है, इसमें आपको इकोनॉमिक्स भी है, पॉलिटी भी पढ़ना पड़ेगा आपको, इन्वायरमेंट भी है, करंट अफेयर तो चलो साइड में लेके चलते हैं, हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको, साइंस एंड टेक अलग से ध्यान देना पड़ता है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए बहुत कॉम्प्रिहेंसिव माना जाता है इसमें। अगर आप सारी चीज़ें आपके ऊपर, एंड ऐसा नहीं कि सबको एकदम सब में पीएचडी होना चाहिए, उसमें आप अगेन कैसे चीज़ों को मैनेज करोगे। सो 200 नंबर है आपका, 100 क्वेश्चन है। दूसरा जो होता है वो पेपर आपका सीसेट का है, ठीक है। ये एप्टीट्यूड वाला जो पेपर है, ये आजकल अगर देखा जाए तो फिल्टर करने के लिए रखा गया, अगर भीड़ को ख़त्म करना है ना तो इसी भीड़ के थ्रू ख़त्म किया जा रहा है। एंड ये डिफिकल्ट पेपर माना जा रहा है, सबसे डिफिकल्ट पेपर आपका यही माना जा रहा है। सीसेट में आपको 3 चीज़ें रहती है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, मैथ्स तो है ही, फिर रीजनिंग है आपका, एंड है उसके अलावा पैसेज, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। तो जिन लोगों का मैथ्स वीक है वो इस वाले का एरिया पे काम करते हैं, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो 20 से लेके आपको 25 क्वेश्चन, अभी मैं बता रही हूँ, इसमें ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि 20-25 मैंने बोले तो यही फिक्स्ड है, हो सकता है कि इनका मन हो जाए तो इसमें 19 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो ये उनके लिए है जिनका मैथ्स वीक है, इस पर आप क्या करोगे, स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के रखोगे, तो आपको यहाँ से एंड कुछ रीजनिंग से आपको क्वेश्चन निकालने होते हैं, एंड 1-2 क्वेश्चन आप मैथ्स से भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये आपका जो है फाइनल जो स्कोर है उसमें ऐड नहीं होता है। बट ये अगर आप क्लियर नहीं करते, ठीक है, भले जीएस 200 नंबर का था, उसमें से अगर आप कट ऑफ आपका 90 था, आप लेके आ भी जाते हो, बट वो फिर आपके लिए काम का नहीं रहेगा। यहीं पे लोग जो है ना आजकल अगर देखा जाए तो जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जिनका रीजनिंग भी अच्छा है, वो कहीं ना कहीं आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में गलत कर जाते हैं। तो यहाँ पे एक बैलेंस बना के आपको सीसेट में चलना पड़ेगा। एंड सीसेट अगर देखा जाए तो ये आपका गेम चेंजर बन चुका है, ठीक है। अभी रिसेंट अगर आप देखोगे, एक टाइम अलग था कि जहाँ पे आपको सीसेट कुछ ना कुछ आपका वहाँ पे काम बन जाता था, हो जाता था, आप क्वालिफाइंग 33% है, 33% है, तो आप ये नंबर लेके आ जाते थे। बट अब ये पॉसिबल नहीं रहा है, क्योंकि आपको ये तीनों चीज़ों में बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, तभी आपका सीसेट क्वालिफाई होगा ना। सीसेट में अगर देखा जाए तो 200 नंबर का है ये, ठीक है, 200 मार्क्स का है, एंड क्वेश्चन कितने, 80 है, 80 क्वेश्चन है एंड 200 नंबर का है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है, मार्क्स अच्छा खासा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट वही प्रॉब्लम है कि इसको टैकल कैसे किया जाए। तो टैकल का वही है सोल्यूशन कि इसमें आप इसका अलग से नहीं है कि पता चला कि आप बहुत लंबा मैथ्स का पूरा एकदम बहुत लंबे से मैथ्स का तैयारी करने लगते हो, या फिर आप रीजनिंग बहुत ज़्यादा करने लगते हो। इसमें सेलेक्टेड टॉपिक है, जैसे रीजनिंग अगर आप देखोगे तो कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन आपको आता है, क्लॉक से क्वेश्चन आता ही आता है, डायरेक्शन का क्वेश्चन आता है, सिटिंग अरेंजमेंट आता है। तो ये कुछ एरिया है जहाँ से यूपीएससी हर साल सीसेट में क्वेश्चन डालता है, तो उन पर आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको सीरीज का क्वेश्चन आता है तो वो हर साल आ रहा है, तो पीवाईक्यू अगेन यहाँ पे आपको पीवाईक्यू ही आप इसको ज़्यादा प्रेफर कर सकते हो। एंड इवन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेज वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें भी ऐसा नहीं कि आप क्या करोगे, मल्टीपल सोर्सेज रेफर कर रहे हो या फिर आप अलग से जो है कैट लेवल का जो है पैसेज वगैरह बनाना शुरू कर देते हो, वो करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगेन इसमें भी पीवाईक्यू बनाओगे, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि इनका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किस तरह का पूछा जाता है, ठीक है। और इसको अगर सही करना है तो अगेन पीवाईक्यू तो बना ही रहे हो, साथ के साथ एडिटोरियल वगैरह पढ़ो, उससे आपको ज़्यादा नॉलेज एनहेंस होगा। मैथ्स में अगर देखा जाए तो मैथ्स में सबसे ज़्यादा मैथ्स काफ़ी डिफिकल्ट आता है, ठीक है। जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है ये चीज़ें। सो मैथ्स में आप क्या कर सकते हो, इसमें यही सोल्यूशन है कि डेली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 10 क्वेश्चन आप डेली या 5 क्वेश्चन, क्योंकि मैथ्स डेली बनाने भी नहीं जाता, ठीक है, और 3-3 घंटे आप मैथ्स बना भी नहीं सकते हो। जिनका मैथ्स अच्छा है उनको तो इंटरेस्ट आता है तो वो आराम से 12 घंटे मैथ्स बना सकते हैं, लेकिन जिनका बिल्कुल भी मैथ्स से कोई कनेक्शन लेना देना नहीं है और जिनको था कि मैथ्स से पीछा छूट गया, उनके लिए है कि आप 30 मिनट
डेली मैथ्स बना सकते हो 5 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपको कितने टाइम में आप कितना क्वेश्चन बनाते हो और कितना आपका सही होता है ये ज़्यादा मैटर करता है। तो सी सेट के लिए आपको तीनों बैलेंस करके चलना पड़ेगा एंड हर चीज़ पे आपको ध्यान अभी से देना पड़ेगा, क्योंकि यही बहुत सारे लोगों का जीएस में बहुत अच्छा स्कोर होता है एंड सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, तो वो सारी चीज़ों का ध्यान आपको अभी से रखना पड़ेगा, ठीक है। निगेटिव मार्किंग ये सबसे बड़ा चैलेंज है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग सबसे बड़ा चैलेंज है। निगेटिव मार्किंग होता है कितना है आपको 1/3 का होता है, डिडक्ट किया जाता है रॉन्ग आंसर से। तो बहुत बड़ा जो है ये चैलेंज है, इसको अभी से ध्यान में रख के चलना पड़ेगा ना। जीएस का सिलेबस जो है वो प्री का किस तरह से रहता है, प्री के लिए आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है जीएस में, ठीक है। जो सबसे पहला आता है वो हिस्ट्री वाला पोर्शन आता है, ठीक है। हिस्ट्री काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव माना जाता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हिस्ट्री में तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, मिडिवल में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एंशिएंट में क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यूपीएससी एक ऐसा है कि बहुत अनसर्टेन है, वहाँ पे आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं करके जा सकते हो कि यही चीज़ें ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। जिस बार आप जैसा जो प्लानिंग करके लेके जाओगे आपको बाउंसर दिया जाता है वहाँ पे, ठीक है। सो बाउंसर आने से पहले आपको फिर अगर चाहते हो कि डग आउट नहीं होना है तो उसके लिए आपको थोड़ा उनके हिसाब से भी सोचना पड़ेगा एंड थोड़ा आपको अलग से जो तैयारी भी रखनी पड़ेगी। सो हिस्ट्री अभी भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे हिस्ट्री से सवाल पूछे जाते हैं एंड आर्ट एंड कल्चर वाला एरिया अभी भी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बोल देता कि आर्ट एंड कल्चर से पढ़ के जाने की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। सो एंशिएंट हिस्ट्री आपको, एंशिएंट इंडिया ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इसमें से ऐसा कुछ टॉपिक है जो कि जिसमें आपको सवाल पूछे जाते हैं। एक तो टर्म्स वाला एरिया है जहाँ पे पूछा जाता है, मैप बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि पोर्ट वगैरह बंदरगाह के बारे में पूछ देते हैं कि कौन सा बंदरगाह जो है कौन से पोर्शन में है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपको एंशिएंट इंडिया में उससे रिलेट करके सवाल आ सकते हैं। गुप्ता समय काल में कोई टर्म्स यूज़ किया जा रहा था एडमिनिस्ट्रेशन में, वो हो सकता है, या फिर मौर्य टाइम पे कुछ टर्म था। इंस्क्रिप्शन से बहुत सारे सवाल आते हैं। शिलालेख जो है वो पूछा जा सकता है कि कौन सा शिलालेख जो है वो कौन सा उड़ीसा से, या फिर आपको पूछा जा सकता है कि अशोक के टाइम पे कौन सा शिलालेख, अशोक उनका फेवरेट यूपीएससी का, तो बहुत बार उनके इंस्क्रिप्शन से सवाल पूछा गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपको वही केव वगैरह आप देख सकते हो। बुद्धिज्म जैनिज्म भी ऑल टाइम फेवरेट है, बुद्धिज्म जैनिज्म से हर बार सवाल आता है। एंड सवाल अगर देखा जाए तो पहले आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से स्तूपास और चैत्याज में क्या डिफरेंस है ऐसे सवाल आते थे, ठीक है। बट आप थोड़ा डिटेल में जाके सवाल आ रहा है। स्तूपास तो अगर आप देखोगे तो 2 साल पहले भी सवाल पूछा गया था। तो जो एरिया इनका ऐसा नहीं कि बोलते कि बिल्कुल अब ट्रेंड चेंज हो गया, नहीं चेंज हुआ, ठीक है, अभी भी चीज़ें फॉलो वही हो रही है, बट उनका पूछने का तरीका बदल रहा है। तो टॉपिक कुछ ऐसा है जिसको एवरग्रीन टॉपिक बोलते हैं, वो टॉपिक अभी भी कंटिन्यू है। उस टॉपिक को कैसे आपको तैयार करना है ये आप पीवाईक्यू जब बनाओगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब बनाओगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि बुद्धिज्म जैनिज्म अभी भी टॉपिक चल ही रहा है, उसमें सवाल आपको अभी भी आ रहे हैं। इंस्क्रिप्शन वगैरह से भी सवाल आपको पूछा जा रहा है। पोर्ट जो है बंदरगाह जो है एंशिएंट वाला वो भी पूछा जा रहा है। एंड कुछ जो टर्म्स होते हैं शब्दावली होते हैं वो आपको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मिडिवल, ठीक है, एंशिएंट एंड मिडिवल में 2 चीजें आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से बुक एंड ऑथर हर बार पूछा जाता है। बुक एंड ऑथर, कोई ऐसा बुक है, ठीक है, जो लिखा गया, इनके ऑथर कौन है आपको पता होना चाहिए। इवन अर्थशास्त्र जो आपको कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था उसमें डिटेल में जाके सवाल बनते हैं। डिटेल में सवाल इन सेंस कि आपको पूछा जाता है कि कौन से चैप्टर में कौन सा क्या, ठीक है, वो तो ठीक है, वो जो जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं यूपीएससी में जिनको आपको बिल्कुल भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं होती है, उनको दूर से देखना होता है, सबके लिए वो डिफिकल्ट होता है। तो वैसे सवाल आप स्किप कर सकते हो, बट अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो वो फिर आपको वो सवाल आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। मॉडर्न इंडिया में अगेन जो आपको गांधीयन एरा से बहुत सारे सवाल आ रहे थे, और कुछ लोगों ने बोला कि नहीं आप तो उस टॉपिक से पूछा ही नहीं जा रहा, तो उसी टॉपिक से अगर आप देखोगे लास्ट ईयर तो 2 से 3 क्वेश्चन आ गए थे। तो ऐसा कुछ नहीं बोला जा सकता कि ये अगर नहीं हुआ तो नहीं पूछा जाएगा। सो मॉडर्न इंडिया में आपको पूरा जो है, अगर एडवेंट ऑफ यूरोपियन है वहाँ से लेकर अगर आपको देखा जाए तो नेशनल मूवमेंट जो आपको खत्म होता है, जो इंडिपेंडेंस हो रहा है, उसके बीच में जो भी चीज़ें हैं, एक्ट वगैरह है, एक्ट को अगर देखोगे तो 1919 का एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 1919 का एक्ट बहुत बार सवाल इसमें आया है, और 1935 वाले में भी। तो ये एक्ट वगैरह ऐसे हैं जिससे सवाल आपको आते हैं, तो ये इसको प्रिपेयर करके लेके जाओगे, पॉलिटी पर्सपेक्टिव से नहीं, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इसको तैयार करके लेके जाओगे। आर्ट एंड कल्चर में आपको कुछ भी अगर न्यूज़ में है ना, बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में होती है, उससे भी आपको रिलेट करके पूछ दिया जाता है। चोला वगैरह हैं, ठीक है, उनका अगर आर्ट एंड कल्चर है, या फिर नॉर्थ इंडिया में कुछ आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड चीज़ है, तो उन चीज़ों को देख के, जैसे कि केव है, पेंटिंग्स है, ये सब चीज़ें पूछी जाती है, तो इसको आप प्रिपेयर करके लेके हिस्ट्री में जा सकते हो ना। ज्योग्राफी, ये बहुत सारे लोगों के समझ के परे हो जाता है, जिनका इंटरेस्ट होता है वो पढ़ते हैं, एंड जिनका इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं। तो ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी में आपको पूरा एकदम मैप पे कमांड होना ही चाहिए, ठीक है। और विदाउट मैप अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आपको वहाँ पे सवाल नहीं बनेंगे, क्योंकि आप जब मैप से चीज़ों को पढ़ोगे तो आपके दिमाग में बहुत लंबे समय के लिए रहता है, इम्प्रिंट हो जाता है। सो ज्योग्राफी में आपको क्या करना है कि 11th एंड 12th
अब कुछ लोगों का ज्योग्राफी बहुत वीक होता है, उनको समझ में नहीं आता है, तो क्लास 6 से लेके 10 तक पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। अब देखो आपका ज्योग्राफी कितना वीक है, अगर आपको बिल्कुल भी बेसिक क्वेश्चन में गलती हो रहा है तो आप फिर 11 12th वाला एनसीईआरटी मत रेफर करो। अगर आप बिल्कुल वीक हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर आप 12th वाला कर सकते हो, रेफर कर सकते हो। उसमें सिलेक्टिव चीज़ें पढ़नी होती, सब नहीं। अगर मान लो कि जैसे इंडियन ज्योग्राफी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सॉइल्स वगैरह से क्वेश्चन आते हैं। फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, फॉरेस्ट से अगर आप देखोगे तो हर साल फॉरेस्ट से 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। क्लाइमेट से पूछा जाता है सवाल, तो जहाँ से सवाल आ रहे हैं, ठीक है, आपको अगर देखा जाए सोलर रेडिएशन से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा वेव्स, जो टाइड है या फिर करंट है, करंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे आपको जहाँ से सवाल आ रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने चीज़ों को डिज़ाइन कर सकते हो, उसके हिसाब से पढ़ सकते हो। PYQ बहुत बड़ा जो है वो आपका सोर्स है, ठीक है, आप इधर उधर की चीज़ें नहीं कर सकते। इसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी तो पढ़ना ही पढ़ना है। इंडियन ज्योग्राफी में आपको पूरा क्लाइमेट वगैरह जितना भी है सब कुछ देखना है। स्टेट वाइज थोड़ा देख लोगे, सॉइल वगैरह का देख लोगे, फॉरेस्ट किस टाइप के कहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमम मिलते हैं, ये मैप से आप चीज़ों को समझ सकते हो। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको, जैसे मैंने आपको करंट के बारे में बताया कि कौन सा करंट है, कोल्ड करंट है, वार्म करंट है। इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो आपको करंट अफेयर से इसको रिलेटेड के बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है। खासकर जो अभी रिसेंटली आपको जो भी वॉर वगैरह चला, चाहे जो US ईरान का इशू था आपको, इसके अलावा अगर देखा जाए रसिया यूक्रेन का था, तो कुछ लोग होता है ना कि जैसे अभी इसराइल वाला इशू था, तो उसको बहुत डीप में पढ़ के चले जाते हैं। बट UPSC 2 से 3 साल पुराना करंट अफेयर भी आजकल पूछ रहा है, तो हो सकता है कि उनका इंटरेस्ट रसिया यूक्रेन वाले में आ जाए, ठीक है। तो रसिया यूक्रेन से आपको चीज़ों को मैप से रिलेट करके पूछ सकते हैं कि ब्लैक सी कहाँ पे है, ठीक है। इसके अलावा कौन सा स्ट्रेट है जो कि दो चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है, फिर दो चीज़ों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ऐसे सवाल हो सकते हैं। फिर या फिर आपको जो है वो मैप पता होना चाहिए। प्लेसेस इन न्यूज़ करके कुछ हो सकता है कि आपको वर्ल्ड लेवल पे है और आप शायद आपने मिस कर दिया होगा, तो ये करंट अफेयर्स, इसको ज़्यादा वर्ल्ड ज्योग्राफी को आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। फिजिकल ज्योग्राफी वगैरह में अगर देखा जाए तो आपको रिवर सिस्टम और सॉइल, फॉरेस्ट, माउंटेन, जो आपको टॉपोग्राफी होती है उससे ज़्यादा सवाल आते हैं। बट दिक्कत जो आता है वो आपका इन्वायरमेंट को लेके आता है, पर्यावरण को लेके आता है। अब ज्योग्राफी में अलग से इसको जो है उसको अलग से कहीं इवन अगर देखोगे तो ओवरलैप होता है। इन्वायरमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। अगर आप हाल फिलहाल वाले एग्जाम क्वेश्चन पेपर को आपने देखा होगा, एनालाइज किया होगा, तो आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ से बहुत सारे सवाल आपको आ रहे हैं, ठीक है। एंड जिसमें आपको खासकर जो कौन सा जो एनिमल है उसका बिहेवियर कैसा है, तो बिहेवियर पैटर्न पूछा जा रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए उनका स्टेटस पूछा जाता है कि इंडेंजर्ड है, ठीक है, या फिर आपको किस तरह से कौन से कैटेगरी में उनको रखा जाता है। सो इन्वायरमेंट, इवन आपको एक्ट, पोल्यूशन, इससे सारे बहुत सारे सवाल आते हैं। सो इन्वायरमेंट में आपको स्टैटिक तो देखना ही देखना है, इसमें आपको जिसमें कुछ टर्म्स होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। बट ये करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, इसमें आपको करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। करंट अफेयर में अगर मान लो कोई भी अगर आपको कुछ साइन किया गया, कोई आपको ट्रीटी जो भी आ रहा है, इसके अलावा आपको इन्वायरमेंट को लेके इंडिया का क्या इनिशिएटिव रहा है, ठीक है। कोरल रीफ अगर आपको पता हो तो काफ़ी फेवरेट टॉपिक माना जाता है UPSC का। कोरल रीफ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कोरल ब्लीचिंग हो गया, ये पूछा जाता है। एंड बहुत सारे आपको, जैसे कि कोई कुछ किसी भी एनिमल को लेके कुछ न्यूज़ में चल रहा है, टाइगर को लेके चल रहा है, या फिर अगर आप देखोगे बिग कैट अलायंस आपको न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है। सो हो सकता है आपको बिग कैट अलायंस से आपको पूछा जा सकता है सवाल। तो इन्वायरमेंट में आपको खासकर जो है वो करंट अफेयर से चीज़ों को ज़्यादा फोकस करके चलना है। बाकी ज्योग्राफी में भी आपको करंट अफेयर आते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको प्लेसेस न्यूज़ हो गया, बट यहाँ पे आपको स्टैटिक पे कमांड करना पड़ेगा, खासकर NCERT से ही पढ़ना पड़ेगा। एंड GC लॉन्ग वगैरह आपने नाम सुना होगा, बट वो उनके लिए है जो एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हैं। बट जिनका बेसिक कमजोर है उनको क्लास 6 का पढ़ना चाहिए, 7th 8th का पढ़ना चाहिए ज्योग्राफी, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको क्रॉप वगैरह के बारे में पता चलता है। एग्रीकल्चर वाला पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ें आपको वहीं से समझ में आएगी। एंड क्वेश्चन आ रहा है अभी भी, कोई अगर आपको बता ना ज्योग्राफी में एकदम एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, NCERT का ही लाइन, एग्जैक्ट लाइन उठा के वहाँ पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। सो ये अभी भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है आपको प्री के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आता है इंडियन पॉलिटी। एंड पॉलिटी वाला जो चीज़ है, यहाँ पे दिक्कत क्यों आता है, यहाँ पे प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है वो किस चीज़ को लेके आता है, वो आता है आपको कि इसको कैसे देखना है, ठीक है, इसको कैसे समझना है, या फिर तो अब यहाँ पे लोग गड़बड़ क्या करते हैं, यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम होता है कि लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, M लक्ष्मीकांत उठा लेते हैं, ठीक है। वो बुक उठाने के बाद जो है वो पॉलिटी बिल्कुल समझ में नहीं आता है। जिन्होंने अभी तक पॉलिटी प्रॉपर्ली कभी पढ़ा ही नहीं है, वो अगर M लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो वो, क्योंकि बहुत ही फैक्चुअल तरीके से बताएगा, उसमें आपको ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताई गई है। सो उसमें अगर आपका बहुत क्लैरिटी है पहले से तो आप M लक्ष्मीकांत उठाओगे, वरना आपके लिए पॉलिटी जीवन भर के लिए बोरिंग हो जाएगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो पॉलिटी के लिए अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें जो है आपको क्लैरिटी होना चाहिए। कुछ लोगों के लिए बहुत बोरिंग माना जाता है, और पॉलिटी में अगर देखा जाए तो आपको
काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और इसमें भी स्टैटिक से खासकर जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है उसमें आपको देखना पड़ता है एक्ट वगैरह। पार्लियामेंट ऑल टाइम फेवरेट है, ठीक है। पार्लियामेंट से हर बार सवाल आपको आते, चाहे उसमें बिल कैसे पास होता है, बिल से रिलेटेड हो सकता है। मनी बिल बहुत बार सवाल अगर देखोगे तो मनी बिल से हर साल आपको 1-2 क्वेश्चन आते। राज्यसभा लोकसभा के बारे में आपको पूछा जाता है, किस तरह से वर्किंग है, ठीक है। इवन उसमें कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी आता है। फिर उसमें आपको प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, प्रेसिडेंट से भी सवाल आपको आते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन से सवाल आपको बहुत बार आए हैं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से सवाल आया हुआ, प्राइम मिनिस्टर से पूछा जाता है, गवर्नर से आपको पूछा जाता है। तो इस सारे टॉपिक को जो कि आपको जहाँ से सवाल बहुत सारे आ रहे हैं ना, अब आप पूरा पॉलिटी पढ़ते जा रहे हो, बट सवाल अगर आपको नहीं आ रहा वहाँ से, ठीक है, सो ठीक है, आप एक बार अपना रखो, डाउट क्लियर करके चीज़ों को रखो, बट जहाँ से आ रहा है उस टॉपिक को तो एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। प्रेसिडेंट वगैरह आप आ रहा है सवाल तो आपको पढ़ के जाना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट अलग से लिखा हुआ वहाँ पे, तो उस चीज़ को आप मिस नहीं कर सकते। लोकल गवर्नमेंट अगर टर्म लिखा हुआ है तो आपको पंचायती राज से आता है सवाल, ठीक है, और पंचायती राज आपको अच्छे से पढ़ के डिटेल में जाना पड़ेगा। फिर आपका आता है इकोनॉमी वाला सेक्शन, ठीक है, और ये उनके लिए बोरिंग है जिनको इकोनॉमी बिल्कुल भी जोड़नी पड़ती, ठीक है, जिनको इससे कोई लेना देना नहीं है, और वो एकदम से उनको जीडीपी जीएनपी अगर दे दिया जाता ना तो उनको लगता है कि बस रट लिया जाए चीज़ों को। एंड इसमें इकोनॉमी में रटने से बिल्कुल काम नहीं बनने वाला है। यहाँ पे रटने वाला जो है वो दिल, क्योंकि आपको सवाल ऐसे पूछे जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब जीडीपी जीएनपी अगर आप डेफिनेशन, अब परिभाषा अगर रट के जा रहे हो, फिर अगर आपको डिफरेंस पूछ दिया जाएगा दोनों के बीच में, तो वो सवाल आपसे तभी बनेगा जब आपको कॉन्सेप्ट पे पकड़ रहने वाला है। बैंकिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, मॉनेटरी पॉलिसी से पूछा जाता है, ठीक है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव जो है क्या अप्रोच बैंकिंग का रहता है, वो सारी बहुत डिटेल में जाके चीज़ें जो है पूछी जाती है। वो ये इंटरेस्टिंग आपको टॉपिक लगेगा, ठीक है। इकोनॉमी इंटरेस्टिंग तब लगेगा जब इसको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ोगे। एंड अगेन इसमें अगर इकोनॉमी में अगर कोई बोल रहा है आपको एनसीईआरटी जाके पढ़ो, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एकदम टफ लैंग्वेज हो जाता है, और वहाँ पे उनको समझ में आता है जिनको पहले से इकोनॉमी से कुछ लेना देना है, ठीक है। सो यहाँ पे आप एकदम जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सारे आपको एजुकेटर मिल जाएंगे जिनका लेक्चर आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको इन्फ्लेशन वगैरह पता होना चाहिए, महंगाई से चीज़ें जो टर्म्स रिलेटेड है, ठीक है, कितना क्या है उस डेफिनेशन किस चीज़ का क्या है, बैंक रेट क्या होता है, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें। बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट ईयर भी बजट में सवाल आपको पूछा गया था, डेटा पूछ दिया गया था। सो अब कुछ लोग क्या करेंगे, इस पर डेटा याद करना शुरू कर देंगे। नहीं है, ठीक है, डेटा नहीं याद कर, आपको ये देखना पड़ता है डेटा को लेके यूपीएससी का क्या अप्रोच रहता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। एंड बजट में कोई अनाउंसमेंट अगर है, कोई स्कीम अगर आ रहा है, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एंड ये नहीं पता चला कि बजट आप बहुत बहुत बल्कि होता है, बहुत लेंदी होता है, उसको आप पूरा रट के नहीं जा सकते, बट एक बार ग्लैंस ले सकते हो, ओवरव्यू ले सकते हो, वो देख के जा सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, कोई प्रोग्राम्स है, कोई स्कीम है, स्कीम बेस्ड क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, ठीक है, वो आप स्किप करके नहीं जा सकते। कोई स्कीम अगर इस साल लॉन्च हुआ है, ठीक है, उसमें स्टेटमेंट बना के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीज़ों पे क्लैरिटी होना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आजकल भी बहुत अच्छा जो है, यहाँ से सवाल आपको अच्छा खासा सवाल आ रहा है। एंड पहले आपको साइंस एंड टेक में पहले सिखाया जाता था कि अगर ऑप्शन में ऑल ऑफ द एबव है, ठीक है, 1 2 3 4 सबको टिक कर दो, ठीक है, आपको जनरली वो सही हो जाता था, बट आजकल ये काम नहीं कर रहा है। ये अगेन टॉपिक इसमें है ना कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जैसे कि आपको बायोटेक वाला है, इसमें आपको वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन कोविड के टाइम से अगर देखोगे तो यहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे सेमीकंडक्टर वाला एरिया, अब ये न्यूज़ में आपको हर साल रहता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ के जा सकते हो। एंड फिर आपको क्रॉप, इसमें भी आपको साइंस में देख के जाना पड़ेगा। जेनेटिक वाला जो क्वेश्चन है, जिन थेरेपी वगैरह, वो अच्छे से देख के जा सकते हो, यहाँ से सवाल आते हैं। सो स्पेस वाला क्वेश्चन, स्पेस में अच्छे से आप देख के जाओगे, डीआरडीओ और इसरो का तो एकदम अच्छे से उनका जो भी इनिशिएटिव है उनको देख के जा सकते हो, आपको पूछा जा सकता है, कोई मिशन है, ठीक है, इवन नासा का मिशन भी पूछ दिया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी आपको जो है क्लास 12th वाला, ठीक है, क्लास 12th का जो लास्ट चैप्टर है ना, उसको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। एंड बायोटेक के लिए आपको थोड़ा सा क्लैरिटी, इसमें अब ऐसा नहीं कि पूरा साइंस पढ़ने में ही टाइम निकल गया, थोड़ा बेसिक आपको चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँ से आपको पूछे जा रहे हैं उनको देखना। एआई तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एआई को लेके इंडिया में अगर देखोगे तो नया भी अमेंडमेंट भी आया है, बहुत सारे चेंजेस आए लॉज में, तो वो देख सकते हो। डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंडिया का डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेके क्या क्या इनिशिएटिव है वो देख सकते हो। एंड जो लास्ट रहता है वो आपको लास्ट आपका करंट अफेयर है, ठीक है। सो करंट अफेयर में आपको नेशनल, इंटरनेशनल, नेशनल करंट अफेयर इंटरनेशनल है, एंड गवर्नमेंटल स्कीम है। सो नेशनल में आपको जो भी इनिशिएटिव लिया जा रहा है वो आप देख के सकते हो, क्या क्या चीज़ है, कौन सा स्कीम है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या क्या चीज़ है, वो भी सब इंक्लूड कर सकते हो। इंटरनेशनल वाले में आपको इंडिया का क्या कोई भी रोल है कहीं भी, अगर मान लो ईरान वाला इशू चल रहा था, इंडिया का क्या टेक था उन सारी चीज़ों पे, क्या क्या इंडिया ने कोई ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ था, वो सारी चीज़ें हो गई। बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनेस्को है, ठीक है, यूएन है, वहाँ पे इंडिया का कुछ अगर इनिशिएटिव है, कुछ है इंडिया का इनपुट, तो वो सारी चीज़ें आप दे सकते हो। नाउ दिस
ये वाला, ये तो बहुत डिफिकल्ट, सबसे डिफिकल्ट माना जाता है सीसेट वाला पेपर। इसमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया बैलेंस अप्रोच की जरूरत है, मैथ्स, रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, तीनों को एकदम बैलेंस करके लेके चलने की जरूरत है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से पढ़ के जा सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए कहाँ से शुरुआत करना है, अब डेली ना इसमें आप क्या कर सकते हो, 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बना के देखो, उसमें आप देखो कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। एंड इसके लिए बेस्ट मेथड यही है कि आप जो सीसेट का क्वेश्चन पेपर है ना, उसको ही बना के देखो, उसमें देखो कि आप कितना सही कर पाते हो, और एग्जामिनर के माइंडसेट को देखने की कोशिश करो कि वो किस तरह का सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो रीडिंग हैबिट अगर डेवलप हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा खेल उसी में होता है, आंसर अगर आप देखो डाइसी होता है, आपको दोनों आंसर सही लगेगा, बट उसका एक आंसर तो आपको निकालना पड़ेगा। तो कुछ क्वेश्चन में स्किप भी करने के होते हैं चांसेस, बट अगर आपका मैथ्स स्टेक पे है, ठीक है, तो फिर आप इस एरिया को नहीं छोड़ के जा सकते हो, आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। रीजनिंग में पढ़ना पड़ेगा आपको एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, बेसिक जो है आपका नंबर सिस्टम वगैरह होता है उससे पूछा जाता है, डीआई रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको क्वालिफाइंग नेचर है, ये आपको सबसे प्लस पॉइंट है। बट नेगेटिव पॉइंट भी इसका है कि क्वालिफाइंग इसका रह नहीं गया वैसे, ठीक है, इसमें ही लोग फेल हो रहे हैं। सो इसके लिए यही है कि आपके पास जितना टाइम बचा हुआ है, अब कुछ लोग क्या करते हैं एग्जाम से 2 महीना पहले सीसेट को टच करते हैं, ठीक है, जिनको मैथ्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है वो 2 महीना पहले इसको बनाना शुरू करते हैं। तो अगर आपको बिल्कुल इसमें पकड़नी है तो आपको अभी से फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, अभी से उसको क्या करो, आप थोड़ा सा रीजनिंग बनाओ, मैथ्स बनाओ, और जब इंटरेस्ट आते जाएगा ना, तो एक वो होता है ना कि कैलकुलेशन भी आपका सुधर जाएगा, कैलकुलेशन सुधरेगा इसमें, कैलकुलेशन की क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है उसमें, आपको लगेगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में लोग पूरा जो है ना पूरा टाइम निकाल देते हैं। तो इस यहाँ पे बैलेंस अप्रोच सभी लेके चल सकते हो आप, थोड़ा सा जो रीजनिंग का क्वेश्चन बनाओ, थोड़ा आप मैथ्स का बनाओ, एंड फिर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी बना सकते हो। प्री के लिए आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट जो एनसीईआरटी का उसको देख सकते हो, अगर आपका जिसमें वीक है, ज्योग्राफी वीक है तो क्लास 6 से 12th वो करो, अगर हिस्ट्री है तो उसको करो, एंड सब सब्जेक्ट अगर वीक है तो उसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, जो नहीं आ रहा, इंडियन ज्योग्राफी समझ में नहीं आता तो उसको आप अच्छे से देखो, फिजिकल ज्योग्राफी समझ में नहीं आ रहा वो देखो, तो वहाँ से आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा। फिर इसके अलावा स्टैंडर्ड बुक तभी आप इसको टच करोगे जब आपको एनसीईआरटी पे कमांड हो जाएगा। एनसीईआरटी का लैंग्वेज इतना टफ नहीं होता, अगर उसको आप समझोगे 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको हर बार कुछ नया चीज़ पता चलेगा। सो मल्टीपल टाइम्स आपको एनसीईआरटी, अब बहुत सारे मार्केट में अगर आप देखोगे ना तो उसके नोट्स भी आते, डोंट डू दैट, नोट्स पढ़ के मत जाओ, क्योंकि नोट्स वो लोग बनाते हैं ना जिनको जो चीज़ें समझ में आती है। आप अगर आपने अपना नोट्स बनाया तो आपका नोट्स अगर पढ़ेगा तो ये ऐसी बात तो नहीं है कि उनको भी समझ में चीज़ें आ जाएगी, हर इंसान का अपना एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। तो नए अगर आप हो तो एनसीईआरटी पढ़ो, खुद से पढ़ो, एंड वो वाला पढ़ो जहाँ से आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही, ठीक है, चाहे आपको हिस्ट्री नहीं आ रहा, ज्योग्राफी नहीं आ रहा, या फिर पॉलिटी नहीं आ रहा। डेली न्यूज़पेपर रीडिंग, ये तो आपका क्या बोले, आपका एकदम इसके बिना आपका पूरा प्रोसेस इनकम्प्लीट है। न्यूज़पेपर रीडिंग करने का आदत लगाना पड़ेगा, एंड कोई मैंडेटरी नहीं है कि द हिंदू ही पढ़ना या फिर इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ना, आपको जिसमें आपको लगता है, जिसका लैंग्वेज समझ में आता ना, क्योंकि ज़रूरी ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। अब बैठ जाते हो, बोरिंग लगता है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा, तो फिर वो पढ़ने का मतलब नहीं बनेगा। एडिटोरियल पार्ट मिस नहीं कर सकते, पूरा न्यूज़पेपर नहीं रीड करना होता, पता चला कि आप पूरा 3-3, 4-4 घंटे तक न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहे। अब जब पढ़ना शुरू करते हो तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाता है, सिलेबस देखोगे, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया लग जाता है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। सो एडिटोरियल पार्ट आप पढ़ सकते हो, मेंस में भी काम आएगा और प्री में भी काम आएगा। और क्योंकि प्री क्लियर करना है तो प्रैक्टिस क्वेश्चन डेली आपको लगाना पड़ेगा, 10 लगाओ, 50 लगाओ, तो वो उससे आपका क्या होगा, एफिशिएंसी जो है वो डेवलप होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओ, कुछ लोग का जैसे मान लो पॉलिटी वीक है तो सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हो, बट अगर फुल लेंथ लगाते हो ना तो उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि आप कैसे एग्जाम में टैकल करोगे पूरे सिचुएशन को। इंप्रूव करो फोकस, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल है। आप पता चला कि पूरा टाइम हिस्ट्री पढ़ते रहेगा या पूरा टाइम पॉलिटी पढ़ते रहे, पता चला कि इन्वायरमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको आपने मिस कर दिया, तो आपको प्रॉपर बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। फिर मेंस का जो आता है पार्ट, मेंस में क्या क्या किया जा सकता है। सो मेंस अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका मेरिट पेपर होता है, यही मार्क्स जो है आपको डायरेक्ट एंट्री दिलवाएगा कहाँ पे, जो आप बनना चाह रहे हो, ठीक है, आईएएस बनना चाह रहे हो, आईपीएस बनना चाह रहे हो। तो इसमें आपको देखा जाए तो 9 पेपर ऑलरेडी मैंने बताया था, जिसमें से आपको कौन कौन से पेपर क्वालिफाइंग होते हैं। सो क्वालिफाइंग पेपर आपका 2 होता है, ए एंड बी, जिसमें आपको एक इंडियन लैंग्वेज आता है, जिसमें से आप कोई भी लैंग्वेज चूज करो, जो कि आपको चूज करना है, हिंदी करना है, उर्दू करना है, जो आपको स्केड्यूल लैंग्वेज में है उसमें से जो लैंग्वेज आते हैं उसको चूज करोगे। एंड जो पेपर बी है उसमें आपको इंग्लिश होता है, ये 300 नंबर का आपको दिख रहा है, बट ये क्वालिफाइंग नेचर होता है, ठीक है, इसमें आपको क्वालिफाई करना है, इसका नंबर इंक्लूड नहीं किया जाएगा फाइनल इसमें। अगर इसमें बहुत अच्छा भी नंबर आप लेके आ जाते हो तो ये मत सोचना कि यहाँ पे जो नंबर आपको है उसमें इंक्रीज हो जाएगा, ये बस आपको क्वालिफाई करना है सीसेट के जैसे।
फिर आपका मेरिट पेपर कौन कौन से, ऐसे वाला पेपर है, ये 250 नंबर का होता है। एंड ऐसे में अगर आप देखोगे तो कुछ टॉपिक है जहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, पॉवर्टी हो गया, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट से क्वेश्चन आते हैं, या फिर आपको सोशल जो भी आपको प्रॉब्लम है ना, सोशल प्रॉब्लम है, उनसे सारे जो सवाल होते हैं उस तरह के आते हैं। तो कुछ टॉपिक होते हैं जो कि आपको रिपीटेडली वहाँ से आते हैं, तो ऐसे 250 नंबर का है। GS1 आपका 250 है, जिसमें आपको हिस्ट्री भी पढ़ना होता है, ज्योग्राफी भी होता है, ठीक है, इन्वायरमेंट भी हमने देखा। फिर GS2 में आपको ये भी 250 नंबर का है, GS3 ये भी 250 का है, एंड GS4 ये भी जो एथिक्स वाला पेपर है ये भी आपको 250 का है। ऑप्शनल पेपर, ऑप्शनल 1 एंड ऑप्शनल 2, ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा ऑप्शनल लेना चाहते हो। तो ये दोनों आपको मिला के अगर देखा जाए तो 500 मार्क्स का है। टोटल मार्क्स आपको 1750 नंबर का है, ठीक है। तो यहीं से आपका जो है वो बनेगा कट ऑफ। ऐसे में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, सोसाइटी बेस्ड क्वेश्चन होता है, गवर्नेंस का होता है, एथिक्स का क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इकोनॉमी, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, जो आपको एवरग्रीन टॉपिक होता है वहाँ से भी, और जो आपको न्यूज़ में होता है वहाँ से भी होता है। तो इसीलिए एडिटोरियल अगर आप पढ़ोगे तो आप आंसर अच्छा लिख सकते हो। स्किल, इसके लिए क्या चाहिए, बैलेंस थिंकिंग चाहिए, लॉजिकल फ्लो चाहिए, क्योंकि आप जब स्टार्टिंग अगर मान लो कोई टॉपिक चूज करते हो, सोसाइटी वाला टॉपिक आपने चूज किया लिखने के लिए वुमेन एम्पावरमेंट पे, बट एक पेज लिखने के बाद आप नहीं लिख पा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपने पूरा जो है वो आपके अंदर जो है चीज़ों को जो बैलेंस जो अप्रोच की बात की जा रही है उसकी जो है वो प्रॉब्लम है। तो वो जब आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप जो है उसके लिए नए नए आइडियाज़ भी डेवलप होते हैं। इसके अलावा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, कंक्लूजन भी बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और उसमें जो आप पॉइंट्स दे रहे हो, यूज एग्जाम्पल एंड फैक्ट्स, एग्जाम्पल बहुत अच्छा यूज़ करना, क्योंकि जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं और जो नहीं करते उनमें यही डिफरेंस होता है कि वो कितना जो है किस चीज़ को एग्जाम्पल के फॉर्म में यूज़ करें, एंड जो इनके पास जो डेटा एंड फिगर है उसको किस तरह से उसका यूज़ करें, ठीक है। GS1 इसमें आपको इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर वाला है, जिसमें आर्ट फॉर्म्स पूछा जाता है, पेंटिंग वगैरह, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, डांस एंड म्यूजिक। इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट वाला हो गया पार्ट, ठीक है, मिडिवल वाला पार्ट हो गया, मॉडर्न हो गया, फ्रीडम स्ट्रगल हो गया। वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री को आप मिस नहीं कर सकते, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी सवाल आपको पूछे जाते हैं। ऑप्शनल अगर हिस्ट्री है तब भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा। सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, रशियन रिवॉल्यूशन, कॉलोनाइजेशन, ये कुछ टॉपिक है जो कि आपको पढ़ के जाना पड़ता है। एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन से सवाल आपको आते हैं, वर्ल्ड वॉर तो पढ़ के जाना ही जाना है। इंडियन सोसाइटी में क्या क्या चीजें पढ़ना, डाइवर्सिटी, वुमेन इशू, ग्लोबलाइजेशन, पॉपुलेशन, ठीक है, ज्योग्राफी, ये सब GS1 का पार्ट है, इसको अलग से मत सोचो। GS1 में ही इंडियन सोसाइटी भी आता है आपका, ज्योग्राफी भी आता है, फिजिकल, इंडियन एंड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूरा आपका NCERT का पूरा एक बुक है, क्लास 6th-7th में आपको इसको पढ़ाया जाता है अलग से, ठीक है। नाउ GS2 में आपको पॉलिटी का है, ठीक है, पॉलिटी में आपको खासकर प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट, जुडिशरी, फेडरलिज्म। गवर्नेंस में अगर देखा जाए तो ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन करना है, ई गवर्नेंस क्या होता है, वेलफेयर स्कीम क्या होता है, खासकर ये करंट अफेयर वाला टॉपिक हो जाता है, ठीक है, गवर्नेंस में। एंड जो आपको सेकेंड ARC रिपोर्ट है वो उससे आपको सवाल आते हैं। तो ये पूरा पॉलिटी अगर आप पढ़ोगे तो लक्ष्मीकांत अगेन मोर देन एनफ है किस चीज़ के लिए, प्री के लिए, बट इसके लिए आपको चीज़ों को एनालाइज करना आना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है, और वो फैक्चुअल चीज़ें बस इसमें लिखना नहीं होता है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ भी आपको ऐड करना होता है। सोशल जस्टिस, इसमें आपको एजुकेशन, हेल्थ, पॉवर्टी एंड इंटरनेशनल रिलेशन, तो ये सारी चीज़ें हैं। इवन आपको इंडियन, जिसको IR बोलते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में रहेगा, नेबरिंग कंट्रीज के साथ, और कोई भी डिस्प्यूट है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखोगे तो कोई कंट्री लीव करने के बारे में अगर सोच रहा है, ठीक है, किसी कंट्री ने लीव कर दिया, या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको न्यूज़ में चले, तो उसके बारे में डिटेल पता होना चाहिए, पूरे कॉन्टेक्स्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ना GS3 में इंडियन इकोनॉमी है, इसमें आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बजट, बैंकिंग, इन्फ्लेशन, एग्रीकल्चर, इसी में आपको जो GS के अंदर, GS3 के अंदर ही आपको साइंस एंड टेक भी आता है, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे आपको सवाल आया हुआ था, ठीक है। AI से घुमा फिरा के तो सवाल आपको पूछा ही जा रहा है। इन्वायरमेंट में आपको बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ये प्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मेंस में तो लिखने के लिए आता है। इवन आपका CSET में जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है ना, उसमें अगर आप देखोगे तो 2 से 3 आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो इसी क्लाइमेट चेंज पे ही रहता है। कंजर्वेशन, क्या क्या आपको जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, फ्लड, अर्थक्वेक, डिजास्टर, इंटरनल सिक्योरिटी, साइबर टेररिज्म एंड बॉर्डर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें भी हैं इंपॉर्टेंट। ना ये वाला पेपर बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, एथिक्स वाला पेपर, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो ये 2 सेक्शन में आपको डिवाइड होता है, A एंड B। एक में आप देखोगे तो डेफिनेशन वगैरह पूछा जाता है, बेसिक आपको लिखने के लिए रहता है, दूसरा केस स्टडी हो जाता है ना। इसमें दिक्कत ये होता है कि इसमें आप बहुत सारे लोग सेम रिसोर्स रेफर करके चले जाते हैं, तो आंसर सेम होने के चांसेस हो सकते हैं, बट वो अगेन प्रेजेंटेशन पर डिपेंड करता है
इसमें आप एग्जाम्पल कैसा यूज़ करते हो, आपका जो माइंडसेट है आप कैसे, क्योंकि ये पेपर ये स्कोरिंग पेपर है वैसे, ठीक है। अगर इसमें अगर अच्छा एग्जाम्पल आप डालते हो, केस स्टडी आप अच्छे से लिखते हो, तो ये नंबर आपको स्कोर करवाएगा, ठीक है। तो ये स्कोरिंग पेपर है, बट यही होता है कि डिफिकल्ट उनको लगता है जो इसको बहुत लास्ट में जाके कंप्लीट करते हैं। इसको पहले आप देख लो थोड़ा सा, इसमें जैसे कि एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज क्या होता है, तो जनरली जैसे एथिक्स को डिफाइन करने के लिए आएगा, तो एक बेसिक डेफिनेशन जो है, और आप उसको उसमें एग्जाम्पल कितना अच्छा डाल सकते हो। इमोशनल ईआई तो इससे भी सवाल आता है, क्योंकि इसके बिना तो आप ऑफिसर बनोगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये पूरी क्वालिटी जो है वो इंसान के अंदर होनी चाहिए। एटीट्यूड आपका कैसा रहता है। फिर इसके अलावा मोरल थिंकर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं। इंडियन मोरल थिंकर्स आप जैसे जो भी है उनको पढ़ोगे, जो इसके अलावा वेस्टर्न है उनके बारे में भी आपको देखना पड़ेगा। सिविल सर्विस वैल्यू, इंटीग्रिटी क्या होता है, प्रोबेटी क्या होता है। इसके अलावा केस स्टडीज़ में आपको इथिकल डायलेमा दिया जाता है कि आपको इस सिचुएशन में डाला जाएगा, आप वहाँ पे कौन सा काम करोगे। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन आप कैसे लोगे। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, वहाँ पे आपका क्या स्टेप होगा। ऐसे होता है कि ना कि आप ऐसे सिचुएशन में डाला जाएगा आपको कि आप वहाँ पे अपना जो है मोरल वैल्यू लूज करते हो या फिर गेन करते हो, कैसे लोगों को डील करोगे। ऐसा होगा कि आपको वहाँ पे एकदम पर्सनल सिनेरियो भी आपको दिया जा सकता है, तो कैसे उसका एक एक जो है ना फॉर्मेट होता है, उस चीज़ को फॉलो करना पड़ता है। उसमें ऐसा नहीं होता कि आप एकदम अलग से आंसर कुछ बोल के आओगे, ठीक है। यहाँ पे अगेन पढ़ना पड़ेगा एंड आंसर प्रैक्टिस यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे रिपीट होता है इसमें, ठीक है ना। ऑप्शनल तो बहुत सारे इसमें, जिसमें देखा जाए तो 2 पेपर ऑप्शनल में होते हैं, 250 का टोटल 500 ना। पॉपुलर ऑप्शनल कौन कौन से, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एंथ्रो, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो एकदम पॉपुलर है। आपको इसमें देखोगे तो सब लोग आते हैं, बट अगेन आपको भीड़ को देख के नहीं लेना, क्राउड को देख के नहीं लेना। आप ये देखो कि आपका ग्रेजुएशन में आपने क्या लिया था और उसमें आपको इंटरेस्ट था कि नहीं था। अब आपने लोगों के बोलने से हिस्ट्री ले लिया, बट उसमें आप एक आंसर तक नहीं लिख पा रहे हो ढंग से, तो इसका मतलब ये है कि फिर आप तो वहाँ पे भी सर्वाइव नहीं करोगे। मगर उससे बेहतर अगर आप किसी और सब्जेक्ट में लिख पा रहे हो तो फिर उसको रीड करो। एंड सिलेबस किसी टॉपर के हिसाब से मत डिफाइड, ये ऑप्शनल मत डिसाइड करो। आपका एबिलिटी क्या है, आप उसके बारे में पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, क्योंकि 2 पेपर है उसमें, तो दोनों पेपर आप टैकल कर सकते हो कि नहीं, उस हिसाब से लेना। इंटरेस्ट आपका होना चाहिए, स्कोरिंग ट्रेंड देखना, ठीक है, आप देखो उसमें कितना लोग कर रहे हैं, बट आप उसमें सर्वाइव कर सकते हो, क्योंकि तैयारी अल्टीमेटली आपको ही करना है, आंसर भी आपको ही लिखना है, तो आपके हिसाब से होना चाहिए। स्टडी मटेरियल जो है वो सेलेक्टेड होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें नहीं देखना। मेंस में वही बातें हैं, कॉन्सेप्ट पे अंडरस्टैंडिंग, आंसर राइटिंग डेली जितना हो सके। अब कुछ लोग बोलते हैं एग्जाम टाइम में जाके पूरा सिलेबस हो जाएगा उसके बाद तैयारी लिखा जाएगा, ये पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि सिलेबस कभी कंप्लीट ही नहीं होता है इसका, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एडिटोरियल पढ़ते हो ना, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उसको खुद से समराइज करने की कोशिश करो, उससे भी आप आंसर राइटिंग अच्छा कर सकते हो। रिवीजन और करंट अफेयर, ये दोनों को चलना, ठीक है। आप अगर नया पढ़ रहे हो, करंट अफेयर पढ़ रहे हो, और अगर पीछे कुछ रिवाइज नहीं करो, स्टैटिक नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर दिक्कत है। अब यहाँ पे जो आंसर लिखने का टेक्निक होता है उसमें बॉडी कंक्लूजन लिखना पड़ता है, डायग्राम्स वगैरह, फ्लो चार्ट। आप देखोगे किसी भी टॉपर का आंसर देखना, आंसर शीट जो आपको मिलता है वहाँ पे देखने के लिए, उसमें देखोगे फ्लो चार्ट और डायग्राम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। इससे थोड़ा क्लैरिटी मिलता है। आप उस ऐसे नहीं कि बहुत लंबा लंबा पैराग्राफ लिख रहे हो, पैराग्राफ चेंज नहीं करे, वो थोड़ा आपको मोनोटोनस हो जाता है, फिर वो चीज़ें कोई पढ़ना भी पसंद नहीं करता। फिर उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स का यूज़ जितना से जितना हो सके आपके आंसर में, पॉलिटी वाले सेक्शन में उसको करो। आंसर राइटिंग डेली करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर राइटिंग जो करना है ना, उसमें कुछ जैसे कि कुछ एरिया है, जैसे हिस्ट्री वाला एरिया, तो उसमें तो ऐसा नहीं है करंट अफेयर से आपको सवाल कुछ बन रहे हैं, तो उसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस करो एज ए मॉक टेस्ट। टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हो। नेक्स्ट है आपका पर्सनैलिटी जो है डेवलपमेंट वाला। अब इसको तो आपको जैसे जैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो कम्युनिकेशन स्किल पे काम करो, बुक रीड कर सकते हो, उससे आपको थोड़े नए आइडियाज़ आएंगे, डिसीजन मेकिंग हो सकता है, एंड कुछ जो स्किल वगैरह है उस पर काम करो आप, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा तैयारी कर रहे हो तो उसमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हो, आप कुछ कर सकते हो, ऐसे वगैरह लिख सकते हो, या फिर रिसर्च आर्टिकल लिखते हो वो करो। एंड पढ़ाने का स्किल डेवलप करो, वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप फिर वहाँ पर अल्टीमेटली अब जब को चीज़ें एक्सप्लेन करना होगा तो फिर आपको वो हेल्प मिलेगा। ना स्टैंडर्ड बुक जो इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको आपके पास होने चाहिए, जब आपका पूरा तैयारी शुरू हो जाता है, एनसीईआरटी पे आपका कमांड हो जाता है, उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हो, स्पेक्ट्रम, ठीक है। मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम आप रेफर करोगे। अगेन ये तब रेफर करोगे जब एनसीईआरटी आपने पढ़ा है क्लास 11th-12th का, तमिलनाडु बोर्ड वाला पढ़ना है तो वो पढ़ सकते हो, पुराना एनसीईआरटी पढ़ना है तो वो पढ़ सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल हो। बट एनसीईआरटी करने के बाद स्पेक्ट्रम पढ़ोगे, डायरेक्टली जब पढ़ोगे ना तो कुछ नहीं समझ में आने वाला है। 700 800 1100 के पेजेस हैं,
वो तभी आपको समझ में आएगा जब आपका पूरा एनसीईआरटी पे कमांड रहेगा। वो लास्ट मोमेंट लोग रिवीजन के लिए यूज़ करते हैं, बट आजकल ऐसा होता है कि लोग सजेस्ट कर देते हैं कि आप पहले ही उसको पढ़ लो, ठीक है, नहीं समझ में आएगा, बहुत बोरिंग लगेगा, 2 से 4 पेजेस पढ़ोगे, अगले दिन फिर वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री बोरिंग लगना शुरू हो जाएगा। उसको इधर इंटरेस्टिंग तरीके से एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो। RS शर्मा एंशिएंट जो आपका इंडिया है एंशिएंट हिस्ट्री है उसके लिए देख सकते हो, एंड सतीश चंद्र आपको मिडिवल हिस्ट्री के लिए। पॉलिटी में अगेन M लक्ष्मीकांत लिखा हुआ है, DD बासु वाला बुक भी है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप रेफर कर सकते हो। ऑल्दो आपको एनसीईआरटी से ही ये अगेन स्टार्ट करना है, फिर आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे। ज्योग्राफी में GC लॉन्ग मैंने बोला था, बट समझ में नहीं आएगा उनका जिनका ज्योग्राफी वाला बैकग्राउंड नहीं है, तो अगेन यहाँ पे एनसीईआरटी ही यूज़ करो। इकोनॉमी में रमेश सिंह का बुक है, ठीक है, और आपको बहुत सारे आपको जो वेल नोन आपको एजुकेटर हैं जिनको भी आप फॉलो करना चाहते हो, जिनके वीडियोस देखना चाहते हो, जिनसे आपको समझ में आता है। इकोनॉमी में मैटर यही करता है, आपका कॉन्सेप्ट पे पकड़ होना चाहिए, ये नहीं कि आप बहुत स्टैंडर्ड बुक पढ़े हो बट समझ में ही नहीं आ रहा है, तो क्योंकि अल्टीमेटली सवाल सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए आपको जिनका समझ में आता है ना लैंग्वेज, चाहे वो आपको जो लैंग्वेज में समझ में आ रहा है, हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले, लोकल लैंग्वेज में बोल रहे हैं, उनका लेक्चर देख सकते हो। एनवायरमेंट के लिए शंकर IAS बोला जाता है, ये स्टैटिक के लिए आप पढ़ सकते हो, बट बेहतर होगा कि एनवायरमेंट में आपको करंट अफेयर से ज़्यादा चीज़ें पढ़ो। एथिक्स में यहाँ पे बुक लिखा हुआ है, बट इसमें भी आप किसी का लेक्चर रेफर करो, प्रॉपरली लेक्चर फॉलो करो, एंड इसमें ज़्यादातर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करो, ठीक है, इसमें अलग से कुछ नहीं है। और एग्जाम्पल जितना से जितना, और एग्जाम्पल आप एथिक्स में तभी दे सकते हो जब आप न्यूज़पेपर फॉलो करो, ठीक है, न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ पॉपुलर केसेस रहते हैं जो आपके एग्जामिनर चेक करेंगे उनके पास भी होगा। नाउ करंट अफेयर में बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज नहीं करना, कि बहुत सारे लोग बहुत सारा करंट अफेयर पर टाइम निकाल लेते हैं बट उसका इनपुट या फिर उसका रिजल्ट आउटकम कुछ नहीं आता। द हिंदू देख सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस, इसमें से जो कंफर्टेबल लगता है आपको, द हिंदू पढ़ना वही आप डेली पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस समझ में आता है, PIB आपको है, ठीक है, बट आप डेली नहीं पढ़ सकते वहाँ पे नहीं जा, क्योंकि आपको सब सारी मिनिस्ट्री वाला न्यूज़ है, तो यही आप कहीं एक या तो एक मैगजीन फॉलो कर लो, योजना कर लो, या फिर कुरुक्षेत्र कर सकते हो। इकोनॉमिक सर्वे, इसका ग्लैंस आता है एकदम, नोट्स आते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट जिनका भी लेना उनका ले सकते हो। बजट, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो। एंड देन राज्यसभा टीवी का जो डिस्कशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखोगे ना, इनसाइट करके आता है राज्यसभा टीवी पे, उनसे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज, इन डेप्थ करके भी कुछ चीज़ें आती है, तो क्वेश्चन भी कुछ रहता है उनका, तो वो आप देख सकते हो, उससे आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा, क्योंकि वो एकदम न्यूट्रल जो डिबेट जो होता है ना, वो न्यूट्रल डिबेट होता है, वहाँ पे ऐसे नहीं होता कि पॉलिटिकल चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, थोड़ा नॉलेजेबल चीज़ें होती है, उसको देख सकते हो। एंड इकोनॉमिक सर्वे अगेन किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का है, तो पतला सा जो आता है उसको देख सकते हो आप। रिवीजन कैसा होना चाहिए, ठीक है, एक तो डेली रिवीजन, जो सब्जेक्ट वीक है उसमें डेली रिवीजन की जरूरत है। वीकली रिवीजन संडे को रखा करो, मंथली मतलब एक तो 7 दिन पे रिवीजन होता है, 21 दिन पे होता है, एंड उसके बाद फिर से एक बार, उसके बाद फिर लंबे समय के लिए दिमाग में रह जाता है। टिप्स, शॉर्ट नोट खुद का बनाओ, किसी टॉपर का नोट्स लेके बैठ के पढ़ोगे कोई काम नहीं आएगा, एग्जाम में लास्ट में आपको आपके खुद के नोट्स ही समझ में आते हैं। तो अगर किसी कोचिंग से पढ़ भी रहे हो तो खुद का जो है ना छोटा छोटा जो है आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। रिवीजन बहुत करना है, प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट एंड फोकस ऑन वीक एरिया। और वो तो अभी आप जब मॉक टेस्ट बनाते हो ना, कुछ क्वेश्चन बनाओगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका कौन सा एरिया वीक है। टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, कितना आवर्स आप पढ़ सकते हो, 8 से 10 घंटा मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम आपको 8 से 10 घंटा करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना सिलेबस है, इतने सब्जेक्ट है। आप 2 घंटा के डेली कंसिस्टेंसी चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में आप देखोगे तो 8 से 10 घंटा है, बट जब आपको इंटरेस्ट आने लगेगा ना तो आप 17 घंटा भी पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट वो डिपेंड करता है कि आपको चीज़ें कितनी देर में समझ में आ गई। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि 2 घंटे में, जो 4 घंटे की चीज़ें उनको 2 घंटे में समझ में आ जाती है, तो फिर वो जल्दी खत्म कर लेंगे। बट कुछ लोगों का होता है कि चीज़ें उनको बहुत लेट समझ में आती है, तो जिनको जिस तरह से चीज़ें समझ में आती है ना, उनको उनका ऐसा नहीं कि हम देख के किसी का कि हम 17-18 घंटे बैठ रहे हैं बट वो उसमें कुछ आ ही नहीं रहा, आउटकम रिजल्ट ही नहीं कुछ आ रहा, तो मतलब आप कहीं ना कहीं चीज़ें कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। तो उन सारी चीज़ों पर ध्यान देना। न्यूज़पेपर 1 घंटा डेली रीडिंग खुद से करना है, या किसी के एनालिसिस अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। शुरुआत में किसी का एनालिसिस देखो और उसके बाद फिर जब आप रीड करना शुरू करोगे तो आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएगी। ऑप्शनल में 2 घंटा प्रैक्टिस करना, उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। GS पेपर 4 घंटे के लिए, रिवीजन 2 घंटा तो निकालना पड़ेगा। आंसर राइटिंग, चाहे आप लिख रहे हो उसके लिए या फिर डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करें उसके लिए 1 घंटा निकाल लो। एक आंसर डेली लिखो, मोर देन एनफ के लिए, ठीक है। कंसिस्टेंसी, बर्न आउट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको ऐसा लगेगा कि पढ़ने का मन नहीं करेगा, ठीक है, कभी कभार ऐसा लगेगा कि तैयारी छोड़ दिया जाए, तो ऐसा होता है। अगर ऐसा होता है तो थोड़ा ब्रेक ले लिया करो और ब्रेक लेके वापस से चीज़ों को स्टार्ट करो, रीस्टार्ट करो। कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, ठीक है, अब ये जो प्रो हैं जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं बट वो नहीं कर पा रहे, उसके पीछे रीज़न ये है कि इन्होंने एनसीईआरटी इग्नोर किया होगा, रिवीजन नहीं किया होगा, हर बार नए सोर्सेज को रेफर किया। अगर मान लो एक बार नहीं निकला तो वापस से जब तैयारी शुरू करते हैं
तो नया सोर्सेज, किसी ने बोल दिया कि इससे बुक पढ़ लो, इस वाले से बहुत क्वेश्चन आए थे, तो उनका सोर्सेज चेंज हो जाता है। बट इसमें आता है कि आपने जो पढ़ा ना उसको रिवाइज करो, बहुत सारे सोर्सेज, अगेन बोलिए बहुत सारे बुक रेफर नहीं करने होते, प्रैक्टिस करना पड़ता है आंसर राइटिंग। करंट अफेयर को इग्नोर करोगे तो एग्जाम आपको इग्नोर करेगा। फिर पुअर टाइम मैनेजमेंट, जो मैंने अभी बताया, सब पे टाइम देना पड़ेगा। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस इज कंपल्सरी। अब इसको एग्जाम को जो करना है उसमें क्या क्या चीज़ जरूरत होती है? स्टे डिसिप्लिन, बिना डिसिप्लिन के अगर आपने तैयारी स्टार्ट किया, 4 दिन पढ़ा, 5वें दिन गायब हो गए, ठीक है, फिर आप वापस आ ही नहीं रहे हो, फिर से आते हो, फिर वही मतलब प्रोकास्टिनेशन हो रहा है कि नहीं उसको 10 दिन के बाद कर दो। प्रोकास्टिनेशन यूपीएससी में वैलिड नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको डेली डिसिप्लिन लाइफ जीना पड़ेगा। स्टे मोटिवेटेड। अब मोटिवेशन आप फ्रेंड से बात कर सकते हो, अपने गाइड से, मेंटोर से, टीचर से, बट आपको मोटिवेटेड खुद रहना पड़ेगा। हमेशा आपको कोई आके मोटिवेट नहीं करेगा। एक्सटर्नल मोटिवेशन यहाँ पे बहुत कम काम करता है। इंटरनल मोटिवेशन आपके अंदर से होना चाहिए कि अगर आपने तैयारी स्टार्ट किया है तो किस रीजन से किया है और आपको इसमें सर्वाइव करना है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, किसी चीज़ को पढ़ रहे हो तो इन डेप्थ, अगर प्री के लिए पढ़ रहे हो तो मेंस के लिए भी इस पर सोचा करो। अगर कुछ चीज़ें हैं तो उसका क्या क्या आपको किस तरह से चीज़ें हो सकती है। एंड बिलीव इन योर सेल्फ, इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। आप पे कोई भरोसा नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपका एक अटैम्प्ट खराब होगा, दूसरा अटैम्प्ट खराब होगा, कुछ दिन के बाद लोग बोलेंगे गिव अप कर दो। बट अगर आपको लगता है कि आपके लिए एग्जाम बना है, आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो, तो फिर एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना है। तब आप प्लान बी प्लान सी मत देखो। बट अगर आपको लगता है कि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है और आपने ऐसे बस लोगों के बहकावे में आके तैयारी शुरू किया, तो फिर ये तैयारी आपके लिए, ये एग्ज़ाम आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा, बुक लिस्ट भी, क्योंकि थोड़ा क्विकली बता रही हूँ ताकि आपको जल्दी जल्दी चीज़ें समझ में आ जाए, एंड क्या अप्रोच रखना चाहिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। एंड अगर आपको लगता है कि कुछ और सजेशन की ज़रूरत है तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।